वंस ईयर अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका पे। पिछली चर्चा हमारी हुई थी लेकिन बहुत ही संक्षेप में, बहुत छोटी चर्चा हो गई थी, सिर्फ 2.5 मिनट की। कुछ कारण आ गए थे, इसलिए आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम अच्छा और लंबा डिस्कशन करेंगे, कुछ अच्छी जानकारियाँ शेयर करेंगे। न्यायपालिका की बात हम करते हैं तो हमारे देश में पूरी न्याय प्रणाली जो है उसका सर्वे सर्वा भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, भारत का उच्चतम न्यायालय। उसके अधीन हर राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं जिनका क्षेत्राधिकार या जुरिडिक्शन का जो एरिया है वो एक राज्य 2 राज्य तक हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट। हर उच्च न्यायालय के अधीन जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होते हैं, जिनका एरिया उस जिले तक होता है और वो यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी सुना सकते हैं। मतलब अगर हम लाइफ सेंटेंस की बात करें या डेथ सेंटेंस की बात करें तो वो जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से ही चालू हो जाती है। तो हमारे देश में 3 स्टेजेस में जुडिशरी और न्यायपालिका है। जिला और सत्र न्यायालय के अधीन भी बात करेंगे तो उसमें हम द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी के जज हो सकते हैं, उनका कोर्ट होता है, पंचायत न्यायालय होता है, लोक अदालत होता है और भी अलग अलग समय समय पर अदालत का गठन वो कर सकती है जिला और सत्र न्यायालय। लेकिन उनकी अनुशंसा, उनकी सिफारिश वो या परमिशन वो हाई कोर्ट से लेगी। जिस तरह हम प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं तो प्रशासन अपनी व्यवस्था के लिए प्रशासनिक ज़िले में टूटा होता है, बटा होता है। उस तरह न्यायिक व्यवस्था में भी राज्य सरकार के पास न्यायिक ज़िले होते हैं। उस तरह दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के अधीन न्यायिक राज्य होते हैं जिनका सर्वे सर्वा हाई कोर्ट होता है, हिंदी में कहेंगे तो उच्च न्यायालय होता है। तो काम को छोटा करने के लिए कि डिसीजंस के हिसाब से, नेचर ऑफ केस के हिसाब से केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला से सत्र न्यायालय में लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगते हैं। उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उसका नेचर देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी जुडिशरी के लिए और भारत के संविधान ने क्या क्या ऐसी व्यवस्था की है जिससे हमारी भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र और एक बेहद मजबूत तंत्र के रूप में काम करती है। हमारी जो न्यायपालिका है उसे हम संविधान की रक्षिका कहते हैं, अ गार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योरिटी गार्ड, सॉरी ये शब्द सही नहीं है, अ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम, भारतीय संविधान की रक्षिका कह सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने मेहनत करके संविधान बनाया तो उस संविधान का सही रूप से पालन हो, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार न्यायपालिका होती है और समय समय पर वो ऐसे कानून या ऐसे आदेश निकालती रहती है जिससे हमारी संविधान की जो गरिमा है वो बनी रहती है। संविधान में पे कोई टिप्पणी करनी है, संविधान में किसी शब्द की या किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी है, इसके लिए भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, भारत के उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक खंडपीठ बनाई जाती है जो कि न्यायमूर्ति या न्यायमूर्ति 1 या 2 न्यायमूर्ति उस पर अपनी बात रखते हैं और संविधान का विश्लेषण करना है, संविधान को समझना है किसी ऐसे अनुच्छेद में जिसकी व्याख्या कठिन हो रही है या उस व्याख्या पे सर्वमत नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो उसका अर्थ निकालेगी वो मान्य होगा। हमारे देश ने जो संविधान बनाया है उसका हमने बहुत कुछ हिस्सा इंग्लैंड से पाया है। हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा हिस्सा हमने संविधान में हूबहू ही रखा हुआ है, जो कि हमारे हित में था। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने की कि हमने इंग्लैंड से संविधान लिया, इंग्लैंड से हमने काफ़ी मदद ली, लेकिन इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्चता दी गई है। सरकार, उस पूरे देश में संसद, वहाँ की जो संसद है उसको सर्वोच्चता दी गई, लेकिन हमारे देश में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। संविधान तय करेगा देश में क्या होना है, कैसा होना है, और संविधान में जो लिखित रूप में है उसी से हमारा देश चलेगा, राज्य चलेगा, जिला चलेगा। और उस संविधान का रक्षिका संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चतम न्यायालय को बनाया है। मतलब इस देश में नियम, कायदे, कानून,
रूल्स रेगुलेशन, रेट पिटीशन, डिक्री, जो कुछ भी होगा या फिर जो भी नियम चल रहे हैं या जो नियम बनेंगे या जो नियम को बंद करना है, वो सब पे एक अधिकार या विशेषाधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है और वो इन सब चीज़ों को संविधान के विषय वस्तु पर तौल के जारी करता है। किसी भी तरह का कानून, चाहे वो कार्यपालिका या वो विधायिका बना रही हैं या कार्य में क्रियान्वयन हो रहा है, कोई भी डिसीजन को फॉलो किया जा रहा है, कुछ गलत तरीका या कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी सरकार या स्वतः सा ज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय फैसला सुना सकती है कि ये बात संविधान के हित में है कि नहीं। और अगर जो नियम, जो भी पॉलिसी, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें कहीं भी कोई भी ऐसा काम होता है जो संवैधानिक हित में नहीं होता है, उसके लिए फिर उसको, उस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और अब जबकि हमने इतना जाना कि संविधान की रक्षिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का उच्चतम न्यायालय है, और संविधान इस देश में प्रधान है, संविधान इस देश का सर्वे सर्वा है, एक लिखित किताब, एक लिखित पुस्तिका जिसमें हमने नियम रखे हैं, हमारे देश में शांतिपूर्वक कार्य हो, उसके बारे में हमने कुछ बातें उसमें लिखी हैं और उसकी रक्षिका हमने संविधान को, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया है। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या ये कहीं भारत की न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय आएंगे, को स्वतंत्र होना चाहिए। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संविधान ने हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है। संविधान के अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे। मतलब कार्यपालिका या विधायिका किसी भी रूप से न्यायपालिका, जुडिशरी पे किसी भी तरह का हस्तक्षेप, फेरबदल, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती उनकी कार्यप्रणाली में। और यही सबसे बड़ी बात है जो हमारे न्यायपालिका को एक इतना सशक्त और इतना मजबूत स्थान देती है हमारे देश की व्यवस्था में। हमारा संविधान लिखित है और लिखित संविधान में अनुच्छेद नंबर 124, अनुच्छेद नंबर 214 और मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद की रेट लगाने के लिए अनुच्छेद नंबर 32 और भी 14 से लेकर 28 तक के अनुच्छेदों में ये बात समय समय पर कही गई है कि न्यायपालिका द्वारा दिया गया निर्णय ही देश में सर्वमान्य होगा और न्यायपालिका का निर्णय संविधान के अनुरूप होगा। संविधान की अगर न्यायपालिका रक्षिका है तो उसके निर्णय में कहीं भी संविधान का किसी भी रूप में हनन नहीं होगा और न न्यायपालिका किसी को भी, व्यक्ति विशेष या सरकार या राज्य या किसी समूह को संविधान का हनन किसी भी रूप में करने की इजाज़त देगी। संविधान में 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में, हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से हमने सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया है, जिसमें हमने ये बताया है कि राज्य के पास क्या क्या विषय हैं जिस पे वो नियम बना सकता है और केंद्र किन विषयों पे नियम बना सकता है, और कुछ विषय ऐसे रखे हैं हमने जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। इस सूची में रखे गए विषयों में किसी भी तरह का मतभेद हो जाता है अगर राज्य और केंद्रों के बीच में, तो ऐसे केस को, ऐसे केस पर फैसले के लिए हम न्यायपालिका के समक्ष आएंगे और यहाँ पे हम न्यायपालिका तय करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट पे ये बात उठेगी कि हाई कोर्ट पे बात उठेगी। तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए हमें न्यायपालिका की आवश्यकता है। हमारे संविधान ने हमें कुछ मूल अधिकार दिए हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। उनका हनन होता है अगर, तो हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में शांति बनी रहे, न्याय व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। तो देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छा माहौल, एक हम्बल एटमॉस्फेयर मेंटेन रखने के लिए हमें जुडिशरी, न्यायपालिका की बेहद आवश्यकता है। और ये सनातन काल से चलती आ रही है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने इस मौखिक प्रथा को, जो कि राजा महाराजा अंग्रेज लोग करते आए हैं, उस मौखिक प्रथा को हमने एक किताबी जामा पहनाया, जिसको हमने संविधान कहा। और उस संविधान ने हमको, यानी न्यायपालिका को,
ये शक्तियाँ प्रदान की कि आप इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या करेंगी और आपका क्षेत्राधिकार क्या है और आपके क्षेत्राधिकार को स्वतंत्र रखने के लिए हमने आपको क्या क्या दिया है। उच्चतम न्यायालय, जिसका मुख्यालय तिलक मार्ग नई दिल्ली में है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे देश में रहेगा। देश की थल सीमा, जल सीमा और वायु सीमा में रहेगा। अपने कार्य को बांटने के लिए, अपने न्यायिक क्षेत्र को बांटने के लिए उसने अपने अधीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की है, जिनका क्षेत्राधिकार एक राज्य में भी हो सकता है, एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। तो हाई कोर्ट स्टेट का होगा, राज्य का होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत का होगा, संघ का होगा। और ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट रहेगा, ये अपने काम को बांटने के लिए न्यायिक जिलों को न्यायिक जिले के रूप में परिवर्तित करता है, जिनमें वो अपनी जिला और सत्र न्यायालय रखता है। ये जो तीनों चरण हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, इनको स्वतंत्र रखने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिससे स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ये कुछ भी करने को स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ ये है कि सरकार के जो महत्वपूर्ण 2 अंग है, कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके क्रियाकलापों से या इनके प्रभाव से ये जो अंग है विधायी, जिसे हम जुडिशरी कह रहे हैं, न्यायपालिका, वो स्वतंत्र रहेगी। कुछ प्रावधान है संविधान में, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते, कैसे इनको हमने स्वतंत्र कर दिया या कैसे ये इनका काम जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की, जिसमें हम न्यायमूर्ति या जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं। यहाँ पे न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और बाकी 30 न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। कॉलेजियम सिस्टम अर्थात ये एक ऐसा वरिष्ठतम सुपीरियर जजों का एक पैनल है, जो अनुशंसा करता है राष्ट्रपति को कि किन व्यक्तियों को हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करें। मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसी भी तरह कार्यपालिका या विधायिका, लेजिस्लेचर यानी राजनीति, और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल या योगदान नहीं रहेगा, और इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति के बाद इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बशर्ते इनको नियुक्ति देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। इन न्यायाधीशों को हटाने के लिए हमने महाभियोग यानी इम्पीचमेंट एक प्रक्रिया होती है, उसको निभाना पड़ता है। तो बात करते हैं महाभियोग क्या होता है। महाभियोग संसद में चलता है, लोकसभा और राज्यसभा में। ये किसी भी राज्य की विधायिका में नहीं चल सकता है। इसमें न्यायाधीश को हटाने के लिए हमारे पास कारण होने चाहिए कदाचार के, मिसबिहेवियर के। इस कारण के आधार पर अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है कि हम मिस्टर एक्स न्यायमूर्ति को हटाना चाह रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल है, तो लोकसभा में कम से कम इस प्रस्ताव में 100 लोकसभा सांसद लोग अनुमोदन करेंगे। मतलब इसके लिए वो सहमति भरेंगे कि हाँ, हम इस प्रस्ताव को, इस बिल को लाना चाहते हैं। यही चीज़ अगर राज्यसभा में उठेगी तो कम से कम 50 सांसद, कम से कम, ध्यान रखिए, कम से कम, अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 50 सांसद, राज्यसभा सांसद इसके लिए हामी भरेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे और ये बिल को देंगे अपने स्पीकर को। लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा में है तो उपराष्ट्रपति मतलब पदेन जो सभापति है उनका, एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है, उनको देंगे। इसके बाद ये बिल आने के बाद 3 जजेस का एक कमेटी बनेगा। उन 3 जजेस में जो पहले जो न्यायाधीश हैं वो उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश होने चाहिए। कार्यकारी का अर्थ यहाँ पे काम करते हुए, वो अभी पद में है, वो न्यायाधीश होंगे। दूसरे न्यायाधीश हाई कोर्ट से आएंगे, वो भी पद में होने चाहिए। और तीसरे जो व्यक्ति रहेंगे, तीसरे न्यायाधीश जो रहेंगे, वो सरकार की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिनको सरकार समझती है, मतलब केंद्र समझती है कि इनको अच्छा ज्ञान है न्याय का और न्यायविद हैं ये। तो 3 लोगों की कमेटी या समिति जांच करेगी उन न्यायाधीश के खिलाफ जिनके खिलाफ ये बिल आया है।
चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। जांच में अगर ये सच पाया जाता है तो फिर इस पे वोटिंग होता है। वोटिंग के लिए भी यहाँ पे विशेष बहुमत से वोटिंग किया जाता है। विशेष बहुमत ये होता है कि हम जिस भी सदन में हैं, लोकसभा या राज्यसभा में, अगर हम लोकसभा में हैं तो यहाँ पे हमें 2 शर्तें देखनी रहेंगी। लोकसभा में पहले तो कुल सीटों का आधा, मतलब अगर हम 552 कुल सीटें मानते हैं तो 552 का आधा, प्लस दूसरी शर्त ये है कि कुल उपस्थित सांसदों का 2/3 मत, 2/3 मेजॉरिटी, ये 2 शर्तें अगर मानी पूरी होगी तब वहाँ से ये बिल पारित होगा। फिर वो बिल मूव करेगा राज्यसभा में, वहाँ भी यही शर्तें। टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल उनकी सैंक्शन जो कैपेसिटी है राज्यसभा, जैसे 250 राज्यसभा में सांसद होते तो उसके आधा मतलब 125, और आए हुए का 2/3 जितने आज प्रेजेंट हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनके 2/3 से अधिक मत पड़ेंगे तब ये बिल पारित होगा। और ये फिर पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करके इस महाभियोग को पूरा कर देंगे। महाभियोग मतलब इंग्लिश में इम्पीचमेंट। और इस तरह हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। और यही सेम प्रक्रिया हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी करेंगे। मतलब इनको हटाना किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के अकेले के हाथ में नहीं है। इनको हटाने के लिए हमें संसद से विशेष बहुमत से बिल पारित करवाना पड़ता है। ये जो इम्पीचमेंट की हम अब बात कर रहे हैं, इस इम्पीचमेंट, इस महाभियोग की प्रक्रिया ने न्यायपालिका को काफ़ी स्वतंत्र कर दिया कि वो बिना किसी राजनीतिक प्रभाव में आए हुए अपने फैसले सुना सकते हैं। और उन्हें इस बात की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं कि उनकी पद का या उनके पोस्ट का कुछ गलत किया जा सकता है। फिर यहाँ की इनकी नियुक्ति का पैटर्न, जैसे मैंने अभी बात की थी कॉलेजियम सिस्टम की, तो कॉलेजियम सिस्टम में कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। वो तय करेंगे अपनी आई हुई, उनके पास जो एप्लीकेशंस पहुँची हैं उनके आधार पर कि किसको हमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की शर्तें देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की पहली शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए, लगातार ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी शर्त है किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 साल वकील के रूप में काम किया हो आपने, लगातार 10 साल। तो पहली शर्त तो कंपलसरी है भारत का नागरिक। दूसरी और तीसरी शर्तों में कोई भी एक मान्य अगर होती है तो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। और फिर वो कॉलेजियम सिस्टम तय करता है कि हमें किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है। यहाँ पे जो न्यायाधीश आते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर से 65 साल है। और रिटायरमेंट के बाद ये दोबारा किसी भी तरह किसी भी सरकारी ओहदे में नियुक्ति नहीं पा सकते। इसका इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है कि फ्यूचर रीएम्प्लॉयमेंट इनका किसी भी सरकारी ओहदे पे नहीं होगा। लेकिन अपवाद में हमारे पास कुछ ऐसे कमीशन हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, ओबीसी आयोग है, और भी हमारे पास कुछ कमेटियां हैं, जैसे लोकायुक्त का पद है। इनमें हम रिटायर्ड या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हमारे पास अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है या जो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है, इसमें शुरुआत में 7 न्यायाधीशों की अनुमति थी, संसद ने 7 न्यायाधीशों की अनुमति दी थी। बाद में आज बढ़ते बढ़ते हमारे पास 31 न्यायाधीश हो चुके हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका अभी 5 दिन पहले ही तीरथ सिंह ठाकुर ने हमारे मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। और इसके अलावा 30 और पोस्ट है, 30 और स्थान है, कुल 31 का स्ट्रेंथ है हमारे पास। शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था तो यहाँ पे जब कोई फैसला दिया जाता था तो सारे न्यायाधीश एक साथ बैठते थे। लेकिन जैसे समय के साथ साथ केसेस बढ़ते चले गए तो न्यायाधीशों ने अपनी अलग खंडपीठ बना ली या खंड बना लिए जिसे कहेंगे, और जिसमें 2 या 3 न्यायाधीश लोग अपना फैसला सुनाते हैं। तो अब अलग अलग पैनल बने हुए हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। इसके इधर अगर संविधान के को लेकर कोई व्याख्या की बात आती है, संविधान में कोई नई बात जोड़नी है, संवैधानिक
संविधान के आधार पे किसी कानून को हमें पढ़ना है या जो कुछ भी और संविधान से जुड़ा हुआ कोई अगर मसला होता तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच है। उसमें संवैधानिक बेंच में न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीशों का चयन रहता है। मतलब एक अलग से संवैधानिक बेंच है जिसमें वो जो बेंच रहेगी, खंडपीठ रहेगी, दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की, वो तय करेगी कि हमें इस पे क्या जवाब देना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले, मतलब पैसे से, ठगी से, फ्रॉड से जुड़े हुए मामले के लिए अलग खंडपीठें हैं। अगर हम बात करें आपराधिक मामले, क्राइम की, तो उसके लिए अलग बेंच है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की भारत में नई दिल्ली के अलावा कहीं और कोई दूसरी बेंच नहीं है। इसके लिए बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी कई बेंचेस भारत के अलग अलग कोने में बनानी चाहिए, जिससे लोगों का धन और समय दोनों का बचत हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की आज्ञा पे भारत में कहीं भी कभी भी अपना कोर्ट लगा सकती है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पहले से सलाह या पहले से लिखित सूचना, लिखित आदेश होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस अलग अलग या न्यायपीठ अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए थी। इसके लिए कई सारे मत दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन मतों को खारिज किया और ये कहा कि अगर हम अलग अलग राज्यों में अपनी बेंच बनाएंगे तो हमारी जो बेंच है वो अपना उस राज्य के राजनीतिक प्रभाव में आने का एक अंदेशा रहता है, जिससे हमारे फैसले में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। और साथ में ही अगर हम एक जगह से हट के कई जगह पर न्याय देने के लिए बैठेंगे तो हमारा जो एकात्मक ढांचा है, जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारी गरिमा, हमारे पावर, हमारी महत्ता पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी भारत में किसी और हिस्से में अपनी कोई परमानेंट बेंच का नहीं बनाई है। हाँ, समय समय पर राष्ट्रपति के आदेश पे वो कहीं और किसी और हाई कोर्ट में या जिला कोर्ट में फैसले सुन सकती है या सुनती भी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की एज 65 साल है, 65 ईयर्स, लेकिन साथ में शर्त है कि या 6 वर्ष। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई न्यायाधीश 53 साल या 55 साल की उम्र में ही सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो 55 + 6 61 साल में ही उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और या अगर 64 साल में आते हैं तो 1 साल ही न्यायमूर्ति रह के वो रिटायर हो जाएंगे। तो इनमें से जो पहले हो, या 6 साल की नौकरी पहले हो या 65 साल की उम्र पहले हो, तो न्यायाधीश का रिटायरमेंट है। उसके बाद इनका फ्यूचर रीएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर संविधान से जुड़े हुए कई सारे ऐतिहासिक फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सबसे पहले ये फैसला दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो संविधान का मूल ढांचा है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल किसी भी कानून से किसी भी सरकार द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया कि मौलिक जो कर्तव्य होंगे वो, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने रूस के संविधान से को लिया है, उन पे कभी भी वाद विवाद नहीं होगा और वो उसको मानना ना मानना व्यक्ति के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे काफ़ी ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें अभी जो एक नवीन फैसला आया वो दिल्ली में डीजल की गाड़ियों को उन्होंने बैन कर दिया है कि 2000 सीसी से अधिक की डीजल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो देश के हित के लिए वो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे फैसले सुना सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे जाने का या फैसला या हमें अपना केस लगाने के लिए हमें एक प्रॉपर चैनल होके जाना पड़ता है। मतलब पहले हमें जिला कोर्ट में केस हो, वहाँ से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और इसके ऊपर कोई भी अपीली अदालत भारत की सीमा में तो नहीं है। ना भारत के नागरिक इससे ऊपर किसी और कोर्ट, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी। एक अभी हमें हाई कोर्ट पढ़ना है, हमें जिला कोर्ट पढ़ना है, तो ये वीडियो आगे और भी आते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।